हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज ग्लोब, जहां पे हमें दो बेसिक टर्म्स लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उनको हमें जानने को और समझने को मिलेगा, जिनमें हम देखेंगे कि जिसके बेसिस पे हम पूरी ज्योग्राफी में ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, तो हमें इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे डेली लाइफ में हम बार बार देखते हैं, जैसे डे एंड नाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, सीजन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, टाइम में किस तरीके से वेरिएशन होता है। और अगर यदि मैं बात करता हूँ लोकेशन की, किसी भी जगह की लोकेशन आपको फाइंड करनी है, किसी भी बंदे की लोकेशन फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इन सब का रीज़न हमें यहाँ से जानने को मिलेगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, देखो पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि ग्लोब आखिर है क्या, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? चलो देखो, ये है हमारे पास में अर्थ, बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी अर्थ होती है, ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं अर्थ की स्टडी करना, तो उसके लिए अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने पूरी अर्थ को रख दिया जाए, बैठा हूं मैं और उसके सामने मैं बैठ के और अर्थ को पढ़ने लग रहा हूं, समझने लग रहा हूं। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे भाई, इतनी बड़ी अर्थ है, आप उसको कैसे देखोगे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपके सामने कोई छोटा बच्चा बैठा है और आप चाहते हो वो पढ़े, ठीक है। तो आप उसे पढ़ाना चाहते हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उसके सामने एक इतनी मोटी बुक लो जो 1000 पेज की है, 2000 पेज की है, आप वो लेके उसके सामने रख दो और कहो कि इसे पढ़ो, मैं चाहता हूँ आप पढ़िए। कैसे पढ़ेगा वो? उसे समझ तो होनी चाहिए ना कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों की नॉलेज तो होनी चाहिए उसको, तभी तो वो उसको पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपके सामने और एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई भी घर बनाना चाहते हो, ठीक है, आपके दिमाग में कि क्या घर बनाना है, कैसे बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक मैप बनाओगे और वो मैप बना के आप किसी मिस्त्री को दोगे, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये रूम यहाँ पे होगा, ये रूम यहाँ पे होगा। ऐसा तो है नहीं आपने वो घर बना के उसको दे दिया, आप उसको एक छोटा मॉडल बना के दोगे ना मैप का, ताकि वो समझ पाए कि घर इस तरीके का होगा, ये पैटर्न होगा उसमें, ठीक है। उसी सिमिलर तरीके से ये जो हमारे सामने अर्थ है, अर्थ इतनी बड़ी है, हमें इसको समझना है कि आखिर अर्थ पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, ओशन कहाँ है। तो हमें इसका एक छोटा फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं। छोटे फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्ची सा होगा, इतना सा होगा, नहीं, हो सकता है ये छोटा भी हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पॉकेट में कैरी करने का भी हो, ठीक है। लेकिन इसका छोटा फॉर्मेट, जैसी अर्थ हमें दिखाई देती है, अर्थ जिसको हम बोलते हैं कि पोल्स से ये फ्लैटेंड होती है और सेंटर से ये बल्ज होती है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने देखा है। तो इसी तरीके का पैटर्न हम बना के कुछ इस तरीके से इसको लोकेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोब। अभी और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, जो कि इसी का छोटा फॉर्मेट हमने बना दिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब इसके ऊपर हमने देखा कि ओशन कहाँ है, इस पे कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, वो सब चीज हम यहाँ पे लोकेट कर पा रहे हैं। जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब चीजें हमने यहाँ पे लोकेट कर दी, ताकि हम अर्थ को समझ पाए और देख पाए इसको, ठीक है, और दूसरे बच्चे को समझा सके, दिखा सके। क्लियर? अब एक बात सोचो कि क्या अर्थ सिर्फ और सिर्फ ओशन और कॉन्टिनेंट ही कैरी करती है? अर्थ पे डे और नाइट भी हो रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं डे और नाइट? एक क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि डे और नाइट हो कैसे रहे, सीजन्स का चेंज कैसे हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा भी प्रोसेस है कि ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट भी कर रही है, ठीक है। तो हम अगर मान लो सपोज करो मैं किसी भी जगह पे इसको सामने रख दूं, इसको ऐसे रख दूं, अगर मैं इसको जब भी देखूंगा तो मेरे सामने ये टैंक ही दिखेगा। जैसे मान लो इस पे लिखा हुआ है टैंक है, तो मैं इसको जब ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को टैंक ही दिखेगा, जब तक मैं इसको ना घुमाऊं
ना इसको किसी भी तरीके से चेंज करूं तो ये ऐसे ही दिखेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर अर्थ भी ऐसी ही होती, ठीक है, कि वो एक जगह पे फिक्स है, जहां रखी है जैसी है वैसे की वैसी ही रखी है, तो जिधर दिन है उधर दिन होता, जिधर रात है उधर रात होती। ठीक है, जैसे मेरे सामने टैंक आ रहा है तो ये टैंक हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक मैं इसको ना घुमा दूं। अगर मैं इसको घुमा पा रहा हूं, अगर मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूं, तो ही तो ये डे और नाइट, जैसे टैंक रोटेट कर पा रहा है, टैंक घूम पा रहा है साइड में। पॉइंट क्लियर है? वैसे ही मेरे पास ये अर्थ है। अगर मुझे ये समझना है कि डे एंड नाइट कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझना है या समझाना है कि इस पे सीजन्स का चेंजमेंट कैसे हो रहा है, तो मुझे इसको, ये जो छोटा फॉर्म बनाया है, इसको मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे रोटेट कर पाए, घूम पाए। इसके लिए हमने क्या किया, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक नीडल पास करके हमने इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट डाल दिया जिसके अलोंग ये रोटेट कर पाए। पॉइंट क्लियर है? यहां से ये घूम पाए, जैसा अर्थ करती है, एक्चुअल अर्थ करती है। एक्चुअल अर्थ में भी तो यही होता है, इसमें भी तो रोटेशन है, ये भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, वैसा ही सिमिलर तरीके का पैटर्न हम यहां पे बनाते हैं। अर्थ कहां से कहां फ्लो रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसा ही हम कुछ इसमें रोटेशन कर पाए, जिसके लिए हमने यहां पे पोल से, दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों के बीचों बीच हमने एक एक्सिस पास कर दिया। ठीक है, एक्चुअल अर्थ में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल अर्थ में नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हमने यहां पे एक्सिस पास किया है। ये एक एक्सिस है, दैट इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखना, नॉट रियल, रियल नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब ये एक्सिस पे क्या ऐसे ही रखा रहेगा? रोटेट करने के लिए कोई तो स्टैंड होना चाहिए ना, तो हमने यहां पे इस पे एक स्टैंड लगाया कुछ इस तरीके का और ये रख दिया। अब हम इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारे पास में ग्लोब। ठीक है, अब जब हम इस पे लाइट डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये लाइट के साथ में चेंज करेगा, किस तरह से ये डे और नाइट को दिखाएगा, किस तरीके से चेंजमेंट होगा, वो सब चीज़ हम आगे चलते हुए धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो हमारे पास में ग्लोब क्या है? ग्लोब एक्चुअल में एक छोटा फॉर्म है जो अर्थ जैसी अर्थ दिखाई देती है। यहां पे हम इजीली मेजर कर पाते हैं कि यहां कहां पे कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है, कहां पे ओशन प्रेजेंट है, वो हर चीज हम यहां पे दिखाते हैं जैसा एक्चुअल अर्थ में है। ठीक है, ताकि हम सीख पाए, समझ पाए, चीजों को देख पाए कि क्या होने लग रहा है। पॉइंट क्लियर है? इसीलिए हमें ग्लोब की जरूरत पड़ी। पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था ग्लोब क्या है और क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ये ऐसा नहीं है कि रियल अर्थ में भी ऐसे एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए है। पॉइंट क्लियर है? जिसके अलोंग अर्थ रोटेट कर रही है, ग्लोब रोटेट कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों रोटेट करता है? तो इसका रीजन भी हम आगे चल के जानेंगे और समझेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहां से हमें टर्म समझनी है, दैट इज लैटिट्यूड। पहली टर्म है लैटिट्यूड। ग्लोब क्या है वो हमने देख लिया, अब देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो, सपोज करो मैंने आपके सामने कहा कि मेरे सामने कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो सपोज करो मैंने कहा 5 है। ठीक है, ये छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोला, ये छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? तो आप कहोगे कि ये 5 अगर मैं कंपैरिजन करूं 6 से तो ये छोटा है, अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं 4 से तो ये बड़ा नंबर है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आप कहोगे यस, क्योंकि हम 5 को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, हम किसी भी चीज को किसकी रेस्पेक्ट में देखें वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है, कोई भी नंबर नेगेटिव है, ये आप कैसे बता सकते हो कि ये नंबर पॉजिटिव होगा, ये नंबर नेगेटिव होगा? पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि बताइए कोई नंबर पॉजिटिव है या कोई नंबर नेगेटिव है, वो कैसे बता पाओगे किसी भी नंबर लाइन सिस्टम पे, नंबर लाइन पे, कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है? तो आप कहोगे हम इसको किसकी रेस्पेक्ट में देखें, तो इसको हम जीरो की रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। जीरो की रेस्पेक्ट में, जीरो जो बीच में रखा हुआ है, अगर इससे कोई छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर, तो वो नेगेटिव होगा। जो जीरो से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो नेगेटिव होगा। पॉइंट क्लियर? और जीरो से बड़ा होगा, लार्जर नंबर, वो क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ या ना? यहां तक तो सहमत होंगे? ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि अगर मेरे पास में कोई भी नंबर पॉजिटिव है, कोई भी नंबर नेगेटिव है, ये डिफाइन करना, ये मैं जीरो के रेस्पेक्ट में देख सकता हूं। ठीक है, जीरो है तो मैं बता सकता हूं ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जैसे मैंने कहा 5, तो आप कहोगे 5 तो पॉजिटिव है। अगर मैंने कहा -5, तो आप कहोगे -5 तो ये तो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा इस तरफ आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे ही मेरे पास में ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो है, इसको बोला हमने रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर। ठीक है, इसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अगर ये जीरो नहीं होता तो हम नहीं बता सकते कि कोई नंबर पॉजिटिव है या कोई नंबर नेगेटिव है। पॉइंट क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। वैसे ही और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा। मान लीजिए सपोज करो हमें किसी भी चीज में एसिड और बेस ये फाइंड करने हैं। कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है, बताओ कैसे हम उसको डिफाइन करें कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो हम देखते हैं उसमें पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू देखते हैं ना, और वो पीएच वैल्यू क्या? 7, 7 एक नंबर है 7। अगर 7 से छोटा कोई नंबर है, अगर किसी की पीएच वैल्यू अगर 7 से छोटी है, तो हम कहेंगे वो एसिडिक है। अगर हमारे सामने कोई वैल्यू ऐसी दे दी जाए जो 7 से बड़ी है, लार्जर है, तो हम कहेंगे वो बेसिक है। ऐसा ही तो मानते हैं, ऐसा ही तो हम करते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो एक रेफरेंस नंबर लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो रेफरेंस नंबर नहीं है तो हम कभी ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ऐसे ही हमारे सामने यहां पे एक बात आई कि बताओ अर्थ पे हम क्या करें ऐसा जिसकी वजह से हम अर्थ को समझ पाए और सीख पाए। ठीक है, तो उसके लिए ये बोला कि देखो मान लीजिए सपोज करो ये हमारे सामने अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है हमारे सामने। हम इस पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, मैंने बोला है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी रिस्पेक्ट में हम चलना शुरू करें और देखना शुरू करें अर्थ को। वो इमेजिनरी लाइन कहाँ पे होगी? हो सकता है कोई कह दे मैं इमेजिनरी लाइन यहां से शुरू करूं, कोई कह दे मैं इमेजिनरी लाइन यहां से शुरू करूं, कोई कहे मैं यहां से शुरू करूं, कोई कहे मैं बीचों बीच शुरू कर लेता हूं। बात तो माननी पड़ेगी, बात तो माननी पड़ेगी। जब तक एक कोई एग्रीमेंट ना हो जाए, कोई एक सहमति ना हो जाए किसी बात पे कि हाँ हमें यहां से मान लेना चाहिए, तो समझ में अभी तो आना चाहिए ना। तब तक हम ऐसा मान सकते हैं सब अपनी मर्जी के मालिक है। कोई कहेगा मैं यहां से मानूंगा, कोई कहेगा मैं यहां से मानूंगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे मैंने कहा मान लो सपोज करो मेरे पास में ये जीरो है, कोई कहे नहीं मैं तो जीरो से नहीं, मैं तो -1 से शुरू करूंगा। भाई ये -1 आया कहां से? कहीं से तो आया होगा ना। आप जिसके दोनों तरफ जा सकते हो। मान लो कोई कहते नहीं मैं -∞ से +∞, मैं रेफरेंस पॉइंट -∞ को मानूंगा। ठीक है, तो भाई -∞ के बगल में चलने के लिए भी तो कोई वैल्यू होगी। आप यहां से चलना शुरू कर दो, बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। -∞ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ से बताना शुरू करोगे? कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे? आप जीरो को देखो, जीरो पे आप इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो। आप +∞ से देखना शुरू करोगे, अगर आप इसको रेफरेंस नंबर मानोगे तो आप इसके केवल इस डायरेक्शन में आ सकते हो। तो हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, ध्यान से समझो,
हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसके हम दोनों डायरेक्शंस में जा सके, इधर भी जाएं, प्लस भी देखें माइनस भी देखें। पॉइंट क्लियर? वैसा ही सेम काम हमें यहां पे करना पड़ेगा। अगर मैं अर्थ पे कोई रेफरेंस लाइन ऐसी लूं जहां से मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकूं, अगर मैं ऊपर को बिल्कुल नॉर्थ पोल को अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो हम केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आ सकते हैं और वो होगा साउथ डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर? अगर मैंने कहा मैं साउथ पोल को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसीडर कर लो, तो हम केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं और वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ऐसा होता है जिससे आप बराबर कंपैरिजन कर सकते हो इधर भी और इधर भी। इसीलिए हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इसको बराबर इक्वल पार्ट में काट दे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक लाइन हो गई जिसको हमने बोला 0 डिग्री लाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2D में। सर्कल है, ये 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको लाइन वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं, लाइन। लेकिन क्योंकि अर्थ है वो 2D नहीं है, वो 3D में है। जैसे आप बलून का एग्जांपल लीजिए, आप बलून को देखो, वो पूरे का पूरा इस तरीके का है जैसा अर्थ है। अब वो सर्कल है पूरा, आप उसके ऊपर एक लाइन जो ड्रॉ करोगे तो वो पूरा सर्कल बनाएगी इस तरीके का, पूरे बलून के चारों तरफ एक लाइन बन के आएगी, वो एक सर्कल के जैसा होगा। आप उसके सेंटर पे आप एक लाइन ड्रॉ करो तो वो पूरा सर्कल बन के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बार बार जो टर्म बोलेंगे वो हम एक लाइन वर्ड बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, ये पूरा सर्कल है, इसके पीछे से घूम के आएगा पूरा सर्कल। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास जब हम 3D की बात करेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज होगा सर्कल, लेकिन हम यहाँ पे लाइन बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको 2D में दिखा रहे हैं। तो हमने 0 डिग्री को एक लाइन ले लिया, कंसीडर कर दिया, दैट इज 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको बोला हमने इक्वेटर। क्या बोला हमने? इक्वेटर। पॉइंट क्लियर है? ये क्या है? इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक रेफरेंस लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, ताकि हम अर्थ को समझ पाए, जान पाए इस पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर? एकदम यहां तक क्लियर हो गया होगा? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझो जरा, जैसे ही मैंने ये काम किया, ठीक है, तो अर्थ मेरे पास में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। एक पार्ट जो ऊपर की तरफ है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब बात को समझो और सुनना। अगर यदि मान लो सपोज करो कोई मुझे ये कह दे, मुझे किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, मुझे बोल दिया कि आप लोकेशन बताओ किसकी, तो कोई भी जगह हो सकती है। अभी तक तो मेरे सामने एक चीज थी, वो थी अर्थ कुछ इस तरीके की, तो मैं पूरी अर्थ पे कहीं भी ढूंढ सकता था, पूरी अर्थ पे कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कहीं भी हो सकता है। तो मेरे सामने ये पूरा इतना बड़ा पार्ट है, मुझे हर जगह पे ढूंढना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। लेकिन मेरे को बोला कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ढूंढो, आप किसी जगह पे जाना चाहते हो, आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ढूंढिए। तो आपके लिए अब आधा काम आसान हो गया ना, कि आप केवल इस पार्ट में ही ढूंढोगे उसे। आपके लिए सदर्न पार्ट कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपकी बात हो रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहां पे ढूंढोगे उस चीज को आराम से, आधा पार्ट तो आपके लिए खत्म हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में पहला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ, जब एक लाइन जैसे हमने ड्रॉ की, इससे हमारे पास में अर्थ 2 पार्ट में बट गया, एक नॉर्दर्न दूसरा सदर्न। इसको इंडिकेट करते कैपिटल N से, इसको इंडिकेट करते कैपिटल S से। पॉइंट क्लियर है? अगर हमें नॉर्दर्न की तरफ जाना है तो हम N से इंडिकेट करेंगे, सदर्न की तरफ जाना है तो S से इंडिकेट। ठीक है,
पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम अब इसको मानते हुए, इस लाइन को मानते हुए या अज्यूम करते हुए हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर कुछ और लाइन ड्रॉ करना शुरू करें। क्यों क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो भाई, ऐसा तो है नहीं मेरे पास में ये 0 डिग्री लाइन है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता हूं मैं? तो मैक्सिमम हम जा सकते हैं, यहां से चलना शुरू करें तो मैक्सिमम हम यहां पोल तक जाएंगे, मैक्सिमम यहां पोल तक जाएंगे, और पोल है 90 डिग्री पे। क्यों? ये सेंटर, अगर मैं इसको अर्थ से ऐसे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास में यहाँ पे, इसको अगर मैंने पार्ट में डिवाइड किया, एक एक हेमिस्फेयर ले लिया मैंने, अगर इसको मैंने डिवाइड किया तो मैक्सिमम मैं 90 डिग्री तक जा सकता हूँ, ठीक है। इसकी रेस्पेक्ट में अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों हम डिवाइड करें? तो देखो भाई, मेरे पास में किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, मैं चाहता हूं, अभी फिलहाल हम सारी चीजें ना लोकेशन के साथ ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोकेशन अगर समझ गए कि हम किसी चीज की लोकेशन कैसे फाइंड करें तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जरूरत क्यों है। बाद में हम इनको दूसरी चीजों से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मेरा इतना बड़ा था, अब मैं चाहता हूं कि नहीं भाई नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे आधे हेमिस्फेयर में घूम के देखूं। आधा हेमिस्फेयर मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे लिए जो हेमिस्फेयर है वो बहुत बड़ा है, मैं इसमें कहां पे ढूंढूं किसी को? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इसको और आसानी से समझ पाऊं, ठीक है। तो मेरे पास में एक सर्कल तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी एक वर्ड बोला, एक लाइन बोली कि अर्थ है वो पोल्स पे फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड होती है, और अगर यदि मैं सेंटर में बात करता हूं तो ये यहां पे बल्ज होती है या नहीं होती है? तो बीच से मोटी और ऊपर से पतला वो इंसान है, तो उसका मैक्सिमम जो हमारे पास में ये कह सकते हैं, एक सर्कल जो बनेगा, मैक्सिमम सर्कल बनेगा, कहाँ बनेगा? वो पेट पे बनेगा। भाई किसी बंदे का पेट इतना मोटा है तो उसके पेट पे ही तो लंबी से लंबी डिस्टेंस बनेगी। आप उसका एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो वो लंबी से लंबा सर्कल कहाँ होगा? पेट पे ही होगा। आप सर पे थोड़ी ना मैक्सिमम सर्कल बना सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा है। पॉइंट क्लियर है? ऐसा ही सेम काम यहां पे है। अर्थ जो बीच से बल्ज्ड है और ऊपर से फ्लैटेंड है, तो आपको अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना है, मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा सर्कल होगा वो कहां होगा? वो इक्वेटर का होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब मैं इसी को एक रेफरेंस नंबर लेता हूं और इसी की रिस्पेक्ट में मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। मैक्सिमम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? ऊपर 90 तक जा सकता हूं, 90 डिग्री तक। तो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, दूसरा मान लो ये 1 डिग्री हो गया, मान लो ये 2 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैक्सिमम मैं यहां तक ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, और ये 0 डिग्री जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये एक पॉइंट है, यहां सर्कल नहीं बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा। 90 डिग्री पे जाओगे तो वो छोटा सा एक पॉइंट बनेगा, बिल्कुल छोटा सा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम? तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, यहां पे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, हर एक एक डिग्री पे ऐसे सर्कल बनता चला जाएगा। तो आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 90 डिग्री तक, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड सो ऑन 90 डिग्री तक जाओगे। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, तो आप कहोगे इक्वेटर लाइन होगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सबसे बड़ा सर्कल होगा, लार्जेस्ट सर्कल वो होगा, दैट इज इक्वेटर लाइन। हाँ या ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ये जो सर्कल है, जो आपने सर्कल ड्रॉ किए हैं, मान लो सपोज करो, मैं आपके सामने ऐसा एग्जांपल लेता हूं, मेरे को रस्सी से बांधना है, रस्सी से इस तरीके से, आप इसके चारों तरफ रस्सी ऐसे लपेटना चाहते हो, तो और वो रस्सी सर्कल ही होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है वो रस्सी आगे और फर्दर बढ़े जा रही है। आप अगर सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन होगी, ये चौथी लाइन होगी। क्या ये लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है? तो आप कहोगे नहीं।
ये लाइन एक दूसरे को आपस में कट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जितने भी सर्कल होंगे ये, क्या ये एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं करेंगे, ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहलाएंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाएंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। ध्यान से सुनते जाना, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझते जाइएगा। पूरी चीजें एकदम दूध की तरह, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास ये कहलाएंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर? मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? 90 डिग्री तक। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 90 तक ही क्यों जा सकते हैं, हम तो वापस घूम के इधर भी तो आ सकते हैं, यहां तक आ सकते हैं ना ऐसे। अरे भाई, ये पूरा एक ही तो लाइन है, इधर से इधर एक ही तो लाइन है। आप अगर यदि यहां से जाओगे, यहां से आपने चलना शुरू किया, मैक्सिमम यहां तक चले गए, इसके बाद वापस से यही तो लाइन है आगे एक्सटेंडेड। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये सारी चीजें, क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा? क्या ये नॉर्दर्न में ही होगा? नहीं, ऐसा ही सेम काम हम साउथ में भी करेंगे। इसी तरीके का हम काम साउथ में भी कर देंगे कि भाई इसको भी इस तरीके से डिवाइड कर दो छोटे छोटे लाइंस में। 90 डिग्री साउथ तक चले जाओ, 90 डिग्री नॉर्थ तक चले जाओ। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम, कोई डाउट? अब मान लो, सपोज करो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास में ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री की लाइन है। ठीक है, ये 30 डिग्री की है, 40 डिग्री की है। ये नॉर्थ है, क्योंकि ऑब्वियस है ये नॉर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है। ये 30 डिग्री साउथ है, ये 40 डिग्री साउथ है। ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, रैंडमली कोई भी एक वैल्यू ले ली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कोई एक ऐसी जगह है जो 35 डिग्री नॉर्थ पे, 35 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप कहां पे ढूंढोगे? उस जगह को कहां ढूंढोगे? तो क्या आप ये जो पूरी अर्थ है, क्या अब आप पूरी अर्थ पे ढूंढना शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला 35 डिग्री नॉर्थ कहां पे प्रेजेंट होगा, तो क्या आप इस पूरी अर्थ पे ढूंढना शुरू करोगे? कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप साउथ में ढूंढना शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये नॉर्थ है। आप इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में ही ढूंढोगे, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में ही होगा ये। ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में भी क्या आप 30 से नीचे वाले पे ढूंढोगे इसको? नहीं, हम यहां भी नहीं ढूंढेंगे, हम यहां भी नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं 35, और 35 कहां होगा? वो 40 और 30 के बीच में होगा। तो हम कुछ इस एरिया में, केवल इस एरिया में, यहां हो सकता है वो, यहां हम ढूंढेंगे कि वो कौन सी जगह होगी। हमें नहीं पता अभी वो कहां होगी, लेकिन हमें उसको ढूंढना है, तो हम उस जगह को केवल इस पार्ट में ही ढूंढेंगे। अब हमारे लिए देखो कितना टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया। एक किसी चीज को हम ढूंढने चले, वो हम पूरी धरती को खगोले और फिर ढूंढे उसको, और एक हमें एक छोटा सा नंबर, एक छोटी सी जगह उसी में ढूंढना पड़े, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस वजह से हमारे पास में लैटिट्यूड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। हालांकि केवल एक लोकेशन ही नहीं है, हम इसमें देखेंगे कि सन का भी अप और डाउन होगा, वहां से भी देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस समझिएगा, लोकेशन के बेस पे समझो। ठीक है, ताकि हम इसको और जगह पे इंप्लीमेंट कर पाए। पहले हमें ये समझना है कि जरूरत क्यों पड़ रही है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने कह दूं 70 डिग्री साउथ बताइए कहां होगा, तो आप कहोगे वो ऑब्वियस है, वो नीचे की तरफ ही होगा, वो साउथ में ही होगा, साउथ में ही होगा। ऐसे ही मैंने कहा इंडिया, अब इसको इंडिया पे एग्जांपल पे लोकेट करते हैं। मैंने कहा इंडिया हमारे पास में है, वो एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, डेसिमल वगैरह यूज नहीं कर रहे हम। हमने कहा 8 डिग्री नॉर्थ से, और हमने ये बोल दिया 37 डिग्री नॉर्थ तक है। इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री नॉर्थ से और 37 डिग्री नॉर्थ तक है। बताइए कहाँ है वो? तो आप कहोगे 8 डिग्री नॉर्थ से चलते हुए, 8 डिग्री नॉर्थ, तो वो यहाँ होगा कहीं से चलते हुए 37 डिग्री। भाई ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो 37 डिग्री को यहाँ होगा।
तो इंडिया कुछ ना कुछ इस पार्ट में होगा, यहां से यहां के बीच में होगा। कहाँ होगा अभी नहीं पता हमें, लेकिन वो कुछ इस जगह पे होगा, इस जगह पे, पूरी जगह पे कहीं भी हो सकता है। भाई नॉर्थ ऐसा नहीं है कि नॉर्थ केवल और केवल ये ही है, नहीं, नॉर्थ इधर ही नहीं है, नॉर्थ पूरा है, पूरा। जैसे मैं आपके सामने दोबारा से एक बार लोकेट करता हूं, दोबारा से एक बार बनाते हैं इसको। मैंने कहा ये लोकेशन हमें दिखानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास में 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री है। मुझे 8 डिग्री नॉर्थ, तो मैंने कहा मान लो सपोज करो ये 8 डिग्री है, यहाँ पे 8 डिग्री है, 37 डिग्री यहाँ तक है, मान लो 37 डिग्री। तो वो 37 और 8 डिग्री कहीं भी हो सकता है। मुझे ये पता ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि इस जगह पे होगा, ना मैं इस जगह पे ढूंढने जाऊंगा, ना मैं इस जगह पे ढूंढूंगा उसे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? यहां तक कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। आखिर हम किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे, यहीं पे देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, जब मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड्स की, क्योंकि मैंने बोला ना नॉर्थ को तो एन से, कैपिटल एन से, साउथ को हम एस से इंडिकेट करेंगे। अब मेरे पास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको मेरे को जानना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों है वो भी हम देखेंगे, अभी देखेंगे, जानेंगे उसको, ठीक है। देखो ये है हमारे पास में अर्थ, ठीक है। हमने रेफरेंस लाइन को अज्यूम कर लिया है और वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री जो जिसको हम बोल रहे हैं इक्वेटर। एक बात मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं, क्या मैं इस 0 डिग्री के सामने नॉर्थ लिखूं या फिर साउथ लिखूं? बताओ जरा, आप सोचो कि क्या मैं इस 0 डिग्री के सामने नॉर्थ लिखूं या फिर साउथ लिखूं? तो सिंपल सा जवाब होगा ना ये नॉर्थ है ना ये साउथ है, क्योंकि एक रेफरेंस नंबर है। इससे ऊपर आप जाओगे तो नॉर्थ बनेगा, इससे नीचे आप जाओगे तो साउथ बनेगा। ये दोनों का इक्वल है, दोनों से यहां से हमारे पास में पार्ट बनेगा नॉर्थ और साउथ, ना कि 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ। ये ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? अब मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला है, जब आप यहां से चलना शुरू करोगे तो आप 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसी सिमिलर तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में, दो जगह पे, नॉर्थ में 23.5 डिग्री मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, वैसे ही मैंने 23.5 डिग्री साउथ में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। तो दो लाइन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो भी हम देखेंगे। पहली है इक्वेटर लाइन, दूसरी है हमारे पास में दैट इज नोन है, जब आप नॉर्थ में बात करोगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न पार्ट में, और जब आप साउथ की बात करोगे तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नॉर्थ को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पॉइंट क्लियर है? क्यों बोलेंगे वो भी हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर? इसके बाद अब दूसरा हमारे पास में लैटिट्यूड है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, वैसा ही 66.5 डिग्री साउथ। यहां एक लाइन ड्रॉ की हमने इस तरीके से, यहां एक लाइन ड्रॉ की हमने इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। जो ऊपर वाला पार्ट है, सर्कल तो सारे ही हैं, सर्कल तो ये सारे ही हैं। इक्वेटर लाइन है, ये भी एक सर्कल है, ये क्योंकि हम 2D में दिखा रहे हैं तो इसको लाइन बोल रहे हैं, वैसे ही सर्कल ही है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल दैट इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। 90 डिग्री
90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों है। अब इनके बारे में भी जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे डिसाइडेड हैं। हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे और जानेंगे जब हम अगला चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, ये सब चीजें सन के मोमेंट के साथ हो रही है। सन के मोमेंट के साथ में सूर्य जो सन है वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है और मिनिमम नीचे की तरफ, अगर मैं बात करूं साउथ में, और अगर मैं ध्यान से सुनो, मैं ऊपर की तरफ मैक्सिमम ले रहा हूं, नीचे की तरफ मिनिमम ले रहा हूं। ठीक है, या आप ये कहो दोनों तरफ बराबर है, कहीं भी जा सकते हैं। मैक्सिमम ऊपर की तरफ, मैक्सिमम वो यहां तक ही जा सकता है, सन यहां तक। मैक्सिमम सन नीचे की तरफ यहीं तक जा सकते हैं। केवल और केवल इस रीजन में, केवल इस रीजन में सन आ जा सकता है, केवल यही रीजन है। ठीक है, केवल इस रीजन में सन का मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ऊंचाई पे सन जाएगा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मैक्सिमम नीचे तक जाएगा दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब जो भी सन रेज आती है तो उनमें हीट होती है, और जब सन मैक्सिमम यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि अर्थ है वो टिल्टेड है, हमने देखा ना अर्थ है टिल्टेड है। मान लो सपोज करो मैं आपके सामने कोई भी टॉर्च जला के खड़ा हो जाता हूँ इस तरीके से, आप एक तो इस तरीके से कोई भी चीज़ एकदम स्ट्रेट, जैसे मान लो आपके सामने दीवार है, आप दीवार पे किसी टॉर्च को जलाइए, तो आप जब जलाओगे तो वहां पे एकदम सर्कल, आपको डार्क सर्कल, इस तरीके का डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा एक ही जगह पे। लेकिन आप इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दो इस तरीके से और आप इस पे लाइट डालिए, तो लाइट ऐसे फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। वैसा ही सेम काम यहाँ है। अर्थ क्योंकि टिल्टेड है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम अगले चैप्टर में। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है, मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम हीट। इसीलिए इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है? टॉरिड जोन। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? यहां कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टॉरिड जोन इसका मतलब है मैक्सिमम हीट ऑफ सन। ठीक है, पॉइंट क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। सन यहां पे, अब रेज होंगी वो स्लैंटेड होंगी। अब ऐसा तो नहीं सन मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, यहां पे एक बार इस जोन में एक बार सन हमेशा सर के ऊपर आएगा। सन की जो इमेज बनेगी, जो सन से जो हमारा रिफ्लेक्शन बनेगा, जो हमारी इमेज बनेगी, वो एकदम हमारे सर के ऊपर एक दिन ऐसा जरूर होगा जब यहाँ पे बनेगी। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। क्या यहाँ पे हमें ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा? सनराइज डायरेक्ट जाएंगे इस पे? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें देखने को मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतनी ज्यादा हीट नहीं है, उतनी ज्यादा हीट नहीं है, हीट है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहां पे है। सबसे ज्यादा हीट यहां पे होगी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यहां पे कम हीट है, लेस देन दिस रीजन या दिस जोन, तो ये टेम्परेट जोन। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां पे बहुत ही कम लाइट होगी, बहुत कम सनरेज जाएंगी, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन, जमा हुआ है। ठीक है, दिस इज फ्रीज्ड जोन।
तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनका अच्छे से यूज हम अगले चैप्टर में करेंगे, डिटेल में करेंगे। वहाँ पे हम कैसे मौसम चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, दैट इज नोन एज, हमारे पास में दैट इज लॉन्गिट्यूड। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? देखो अब इसको समझिएगा और जानना है क्या लॉन्गिट्यूड है। देखो मान लो, सपोज करो, मैंने कहा, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लॉन्गिट्यूड्स। मेरे सामने ये कोई भी एक ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है, मैं चाहता हूं ये ग्राफ बनाऊं। एक एग्जांपल है, पहले इसको समझिएगा, उसके बाद इसको समझते हैं क्यों जरूरत पड़ी लॉन्गिट्यूड्स की, वो भी समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मैं आपको केवल एक्स एक्सिस दे दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मैं कह दूं एक्स एक्सिस है आपके पास में 1 2 3 4 इस तरीके से, तो कहूं मैप ड्रॉ कीजिए, ये ग्राफ बनाइए और मुझे बताइए कहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो आप कहोगे एक्स एक्सिस ही दिया है आपने, तो वाई एक्सिस और देते ना, तब मेरे पास में मैप को मैं अच्छे से लोकेट कर पाता, मैं बता पाता। क्यों भाई? केवल एक एक्सिस से ही नहीं बता सकते क्या कि ये वैल्यू होगी और ये ग्राफ होगा, ये मैप होगा। हम कभी भी एक एक्सिस से कभी भी मैप ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मुझे मैप ड्रॉ करना है तो उसके लिए मेरे को दोनों एक्सिस पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस की वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे वाई एक्सिस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मुझे मैप बनाना है, मान लो सपोज करो मैंने कहा 1 and 1 ये वैल्यू है, एक्स एक्सिस भी 1 है, वाई एक्सिस भी 1 है, तो आप कहोगे ये लो, अब हम बना देंगे बहुत आराम से, 1 और 1 दोनों एक जगह पे काटेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 1 और 1। मैंने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 और 2 है, मैंने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 3 और 3 है, 4 and 4 है, तो आप कहोगे ये कुछ इस तरीके का मैप बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। पॉइंट क्लियर है? तब हम बहुत आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसी सिमिलर तरीके से हमारे पास यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्या? मैंने कहा किसी भी बंदे की लोकेशन बता दो, कहां पे वो लोकेशन है, वो बंदा कहां पे प्रेजेंट है, लोकेशन आइडेंटिफाई करके बताओ। तो आपने कहा लैटिट्यूड बताओ, तो हमने कहा लो लैटिट्यूड बता देते हैं हम उसका, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। मान लो मैंने ये एक लोकेशन ले ली और मैंने कहा ये लोकेशन है, बताओ इसकी लोकेशन का है। तो आप कहोगे कि ये लोकेशन तो कुछ इस जगह पे है, इनके बीच में यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो वो इस जगह पे कहीं भी। हमने कहा नहीं, मुझे पूरी लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, ये तो पूरा हो गया, पूरा नॉर्थ है, मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए मुझे चाहिए कि कुछ ऐसा पार्ट जो इसको फर्दर और अच्छे से क्लासिफाई कर पाए और अच्छे से डिफाइन कर पाऊं, मैं इसकी डायरेक्शन को और अच्छे से डिफाइन कर पाऊं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ऐसे में मैं अर्थ को, अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टली अर्थ को काटा है इमेजिनरी लाइन से, अब मैं चाहता हूं कि इसको वर्टिकल और काट दूं। तो लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में क्या है? इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो कि वर्टिकली अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वर्टिकली। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब कैसे, देखो अब इस बात को समझते हैं और जानते हैं हम इस चीज को। जैसे आपने डायरेक्शन पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। मैंने कहा ये मेरे पास में नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, ये मेरे पास में नॉर्थ और साउथ है। मैं कहूं कि आप किसी की लोकेशन फाइंड कर दो, पूछोगे कहाँ पे है, तो मैंने कहा नॉर्थ में है, नॉर्थ में, तो भाई नॉर्थ में तो ये पूरा पार्ट है, कहाँ? साउथ से ऊपर सारा पार्ट नॉर्थ ही है, साउथ से ऊपर सारा पार्ट नॉर्थ ही तो है, कहाँ पे है वो?
तो उसके लिए मेरे पास में दो डायरेक्शन और चाहिए, एक है वेस्ट, एक है ईस्ट। यही तो होगा, यही तो होगा, एक वेस्ट होगा एक ईस्ट होगा। अब मुझे यहां पे बोल दिया जाए ये वाला पार्ट अगर इस रीजन में, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इस वाले पार्ट में तो हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ऐसे यहां पे तो हम इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ऐसे यहां पे तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। जब मेरे पास ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी तो मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं किसी की भी लोकेशन। वैसे ही मैं चाहता हूं अर्थ भी कुछ इस तरीके से ही डिवाइड हो, और उसमें हम किसी की भी लोकेशन बहुत आराम से फाइंड कर पाए। अब वही सेम काम आ जाएगा। अर्थ को डिवाइड कैसे करें, अर्थ पे ये इमेजिनरी लाइन कहाँ से ड्रॉ करें। सब कहेंगे कि हमारा होना चाहिए, हमारे यहाँ से लाइन जानी चाहिए, हमारे यहाँ से लाइन पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होगी, तो वही सेम काम आता है। क्या इमेजिनरी लाइन तो ड्रॉ करनी है, लेकिन वो रेफरेंस होना चाहिए। बिना रेफरेंस के आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब वो रेफरेंस कहाँ होगा, हो सकता है वो रेफरेंस यहाँ हो सकता है कोई कहे रेफरेंस यहाँ से ले लो, लेकिन अर्थ तो डिवाइड नहीं हुई। हमें ईस्ट और वेस्ट तो नहीं पता चला ना। हम चाहते हैं ईस्ट और वेस्ट डिफाइन करना। हम चाहते हैं अर्थ पे कोई ऐसी लोकेशन आए जिससे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। तो इसके लिए हमने क्या कहा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अभी तक हमने सिर्फ पेट पे कट लगाया था, पेट पे। अब चाहते हैं हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल भी इस पे एक इमेजिनरी लाइन हो जो इसको कट करती हो। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल कोई ऐसी एक लाइन हो जो हम 2D में देख रहे हैं तो ये लाइन होगी, लेकिन हम जब 3D में देखेंगे तो ये एक पूरा सर्कल होगा। पूरा सर्कल होगा ना, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, फिर वापस यहां से यहां, पूरा सर्कल होगा। बोलो हाँ या ना, पॉइंट क्लियर है। तो ये जो पूरा सर्कल होगा वो सर्कल नॉर्थ से साउथ होना चाहिए। जो रेफरेंस होगा 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम यहां से और लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो अब यहां देखो और समझो, अब जब मैंने इसको अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बना, एक पार्ट दैट इज वेस्ट, दूसरा पार्ट दैट इज ईस्ट। एक पार्ट बन गया ईस्ट, एक पार्ट बन गया वेस्ट। जैसे ही मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, दोनों पोल्स आपस में कनेक्ट किए। जैसे मैंने बोला ना, एक एक्सिस पास कर रहे हैं हम 0 डिग्री नॉर्थ से, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ पे। तो हम एक जो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं वो बीचों बीच है। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बाहर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो पोल टू पोल कनेक्ट कर रही है, अर्थ को डिवाइड कर रही है वेस्ट और ईस्ट में, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब ईस्ट और वेस्ट में जैसे डिवीजन होगा तो हमारे पास लोकेशन अब फाइंड करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, अब उस चीज को देखो। मान लो सपोज करो मुझे कह दिया कि कोई भी एक जो वैल्यू है, मैंने कहा नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। हमने कहा भाई नॉर्थ में है तो ऑब्वियस है वो इस पूरे पार्ट में प्रेजेंट होगा। नॉर्थ में कोई भी होगा तो वो इस पूरे पार्ट में प्रेजेंट होगा। अब मैंने कहा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो नॉर्थ ईस्ट इस अर्थ का कोई ये वाला पार्ट होगा जहां पे वो प्रेजेंट है। अब मेरे पास इस पूरी धरती पे घूमने के लिए ना ये जगह, ना ये जगह, ना ये जगह, मैं केवल इस पार्ट में देखूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए अब लोकेशन फाइंड करना बहुत इजी हो गया है इस जगह से इस जगह के बीच में। और जब मेरे को वैल्यू दे दी जाएगी तो मैं बहुत आसानी से उसको फाइंड कर लूंगा। कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर। चलो समझते हैं अब इस चीज को। भाई मैंने कहा पहले तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ हो गया, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की मैंने इस तरह से। अब मैं इसी को एक रेफरेंस ले लेता हूँ और मैंने कहा इसी की रेस्पेक्ट में कुछ और वैल्यूज है जो ड्रॉ कर लेते हैं डिग्रीज में, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो कहाँ तक जाएंगे,
ये एक दूसरे के साथ में पीछे भी जाएंगी, सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होंगे ऐसे। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे सर्कल बन रहे हैं, लेकिन नॉर्थ पोल से एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे जाके सारे खत्म हो रहे हैं। तो क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल नहीं। ये सर्कल सारे के सारे बन रहे हैं, सारे सर्कल बन रहे हैं, लेकिन कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को सारे कट कर रहे हैं, नॉर्थ पार्ट पे भी, साउथ पोल पे भी, नॉर्थ पे भी, साउथ पे भी। तो ये क्या पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगे? क्या हम इनके लिए वर्ड लिखेंगे पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड? बिल्कुल नहीं। इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मेरिडियंस। क्या बोलेंगे? मेरिडियंस। ठीक है। अब जैसे मैंने इक्वेटर की टर्म में देखा, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा वो सर्कल छोटे होते जा रहे थे, सर्कल छोटे होते जा रहे थे ऊपर की तरफ। अब मैं यहां बात कर रहा हूं, क्या यहां पे जो सर्कल बन रहे हैं, क्या वो सर्कल साइज में छोटे हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे सर्कल इक्वल है, सारे इक्वल सर्कल है, जो यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो जो रेफरेंस वाला है, इसको हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। कहां से आ रहा है? तो ये ग्रीनविच, भाई किसी ना किसी को तो एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना, कि इस पॉइंट से शुरू कर लो। ठीक है। तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा वो कौन होगा? तो वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रो। ठीक है। आप इसके लिए क्या याद रख सकते हो? जैसे हम कह देते हैं ना, ब्रो, हे ब्रो, व्हाट्स ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, वैसे ब्रो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में प्रेजेंट है वहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में वहीं से सारी सिस्टम शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से इसको एक रेफरेंस मानते हैं और यहाँ से इस लाइन को कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से इसको प्राइम मेरिडियन लाइन पास होती है और इसको बोलते हैं हम एक वैल्यू दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड, जो 0 डिग्री का रेफरेंस है। इसी के जस्ट पीछे ये लाइन तो बाहर दिख रही है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री पे, बिल्कुल पीछे 180 डिग्री पे होगा। भाई मान लो, सपोज करो मेरे सामने ये है, मैंने कहा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपके सामने है, ये तो यहाँ से 0 डिग्री यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन ये पूरा सर्कल घूम के इधर आएगा, पूरा सर्कल इधर घूम के आएगा। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री, बिल्कुल बैक साइड में। तो एक लाइन जो फ्रंट में आपको दिख रही है, फ्रंट में, वो है 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, और बैक में जा रहे हो तो हमारे पास में 180 से 360 डिग्री, मतलब पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का बन रहा है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का बन रहा है। भैया आप वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ रहे हो, इस तरीके से एक सर्कल बन रहा है, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस वही लाइन आ गई। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर 360 डिग्री का जो रेफरेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है। फ्रंट यहाँ से चले यहाँ पे आए, ये हो गया हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री से फिर वापस 360 पे 180, नेक्स्ट 180। तो ये सारे सर्कल ऐसे बनेंगे, सारे सर्कल है, सारे इक्वल साइज के, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो बैक साइड 180 डिग्री बैक साइड में, 180 डिग्री फ्रंट साइड में है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ से हम लोकेशन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए लोकेशन फाइंड करना। मैंने कहा, मान लो सपोज करो मेरे पास में ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास में 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ईस्ट नहीं है, इक्वेटर। ये हमारे पास में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ऊपर नॉर्थ है, यहाँ से नीचे साउथ है, इस लाइन की रिस्पेक्ट में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। अब मैंने कहा इंडिया जिसकी लोकेशन 8 डिग्री नॉर्थ से
37 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट हमने कहा 68 डिग्री ईस्ट से और 97 डिग्री ईस्ट है। मान लो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, आपने कहा क्या अब इसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हो आप? जब मैं ये पूरा डेटा आपको दे दूं, मैंने कहा ये आपके सामने एक डेटा है, आप अब डिफाइन करके बताओ कि कहाँ पे इंडिया की लोकेशन प्रेजेंट है, एक्चुअल इंडिया अब कहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, देखो 8 डिग्री नॉर्थ भाई यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये 8 डिग्री नॉर्थ है और ये 37 डिग्री नॉर्थ है। तो इंडिया अभी तक हम ये ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन अब इसने बोल दिया 68 डिग्री ईस्ट, ये हमारे पास 0 डिग्री ईस्ट है, हम 68 डिग्री ईस्ट पे जाएंगे। 68 डिग्री हो सकता है यहाँ होगा, 97 डिग्री ईस्ट से यहाँ होगा। तो ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली, इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है पूरा इंडिया, ये है इंडिया। पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट। जैसे ही हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता चले, जैसे हम ये बता पाए कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, तो हम बहुत आसानी से किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है। लोकेशन फाइंड करनी आ गई, लॉन्गिट्यूड पता चल गए कैसे होते हैं, लैटिट्यूड्स पता चल गए। तो लैटिट्यूड्स के लिए हम नॉर्थ एंड साउथ देखते हैं, लॉन्गिट्यूड से हम ईस्ट और वेस्ट देखते हैं। ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्ट, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है एकदम? ठीक है। अब हमारे पास इनका क्या यूज है, किस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस बनती है, अब उस चीज को जानते हैं और समझते हैं। देखो, इसमें एक टाइम का कॉन्सेप्ट दिया है, अब उस चीज को जान लेते हैं और फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे, अगले चैप्टर में समझेंगे। क्या? देखो, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है और क्या होगा। टाइम के बारे में, लॉन्गिट्यूड है वो कैसे टाइम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो, सपोज करो, मैं दो केस ले रहा हूं, दो केस है। एक ये है गाड़ी, गाड़ी है, कार है या बस है, कुछ भी लगा लीजिए। मान लो ये बस है, ठीक है, और आप हो। दूसरा केस है, ये है कार और इस कार में आप बैठे हो। ठीक है, दो केस है। बस है, खाली बस है, ठीक है, इसमें ड्राइवर बैठा है, जो भी है, ये चल रही है, और ये आप हो। आप यहां पे खड़े हो, ध्यान से सुनना। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गया आपको तो बहुत आराम से आप टाइम के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओगे। ठीक है, सीजन के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओगे। पॉइंट क्लियर है? डे एंड नाइट की ओर है, वो हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहां कह रहा हूं, ये हमारे सामने बस है जो चल रही है, ये आप खड़े हो। आप मान लो, सपोज करो अपने आप को कांस्टेंट हो, आप कांस्टेंट हो, अभी फिलहाल के लिए आप कांस्टेंट हो, और ये जो बस है ये मूविंग है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब आप इस मूविंग बस में बैठे हो, आप इस मूविंग बस में बैठे हो और यहां पे कोई भी पेड़ है, इस तरीके से ही कोई भी पेड़ है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है या चल रहा है, वो अभी देखेंगे, अभी डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको देखेंगे। अब ध्यान से सुनो, जब आप बाहर खड़े हो, जब आप बाहर खड़े हो, आप किसी बस को देख रहे हो, बाहर खड़े हो के किसी बस को देख रहे हो, तो बस आपको चलती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा कि बस जा रही है, चल रही है, बस वो गई, बस वो चल रही है, बस वो चली गई। पेड़ पौधों को देखोगे तो पेड़ पौधे जिस जगह पे खड़े हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं, वो कहीं नहीं चल रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है।
दूसरा केस लेते हैं, अब की बार आप बस में बैठे हो, तो आप क्या देखोगे, बस चल रही है, लेकिन आपको लगेगा बाहर जब पेड़ पौधों को देखोगे तो पेड़ पौधे चलते हुए नजर आएंगे। एक्चुअलिटी क्या है उस पर मत जाइए, जो एक्चुअलिटी उस पर मत जाइए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप सिर्फ इतना समझो, आप जिस बस में बैठे हो, आप जब बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप तो कांस्टेंट हो, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो चलने लग रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। वैसा ही कुछ सिमिलर केस हमारे साथ अर्थ के साथ होता है। क्या होता है देखो, समझो इस चीज को। मैं यहां पे बात कर रहा हूं अर्थ की, अर्थ और सन, यहां पे दो चीजें हैं, ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। एक केस में मैं ये कह देता हूं कि मान लेते हैं आपको दोनों जगह पे अलग अलग खड़े होके देखने हैं, आप देखोगे दोनों जगह पे अलग अलग खड़े होके। ठीक है, देखो आप एक बारी तो अर्थ पे खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ, आप अर्थ पे खड़े हो, सन को देख रहे हो। ठीक है, और दूसरे केस में ये अर्थ है, ये सन है, आप अब की बार सन पे खड़े हो जाइए। अज्यूम करना है कि आप खड़े हो, हालांकि सन की हीट बहुत ज़्यादा आप नहीं हो सकते हो, लेकिन जस्ट समझने के लिए आप समझ लेना ये अर्थ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब जब आप यहां पे देखोगे, जब आप अर्थ पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि सन मूव करने लग रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सन है वो मूवमेंट कर रहा है। कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सन एक बारी नीचे चला गया, एक बार ऊपर चला गया, एक बार नीचे चला गया, एक बार ऊपर चला गया। मतलब 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। सन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपकी अर्थ है वो तो उसी जगह पे खड़ी है जहां पे अर्थ पे खड़े हो आप, वो वही है, लेकिन सन है वो ऊपर नीचे जा रहा है। इस तरह से आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इस केस में अर्थ है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये मूविंग है। यही हो रहा है, बोलो हाँ या ना, यही हो रहा है। दूसरे केस में मैंने बोला अब की बार आप खड़े हो जाओ सन पे, तो आपको लगेगा सन है वो कांस्टेंट है, सन है वो कांस्टेंट है, और जो अर्थ है वो मूविंग है। और वो मूविंग कैसे है, वो इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से। अभी आप इस तरह से देख रहे हो, सन सामने है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे इस तरह से। अर्थ का ये वाला पार्ट पहले इधर था, अब घूम के इधर आ गया, पहले इधर था, इधर घूम के आ गया, इधर था, इधर घूम के आ गया। इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरह से। पॉइंट क्लियर है। ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, जब आप देखोगे कि सन मूव कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्लास 3 में, चैप्टर नंबर 3 में, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सीजन्स की वेरिएबिलिटी देखेंगे कि किस तरीके से वो वेरिएशन करते हैं, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो ये है, टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे हम टाइम डिफाइन कर पाते हैं, किसी भी जगह का हम टाइम कैसे डिसाइड कर पाते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है अब ये है, उसमें आपको अज्यूम करना है कि अर्थ है वो मूव कर रही है, वो रोटेट कर रही है, और जो सन है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। आपको ये अज्यूम करके चलना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो हम इस चीज को समझते हैं। केस नंबर 2 इसको डिस्कशन करते हैं। यहां से हम टाइम को बताएंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहां टाइम की, देखो टाइम कैसे देखेंगे, देखिए लॉन्गिट्यूड का और टाइम का क्या रिलेशन है वो देखते हैं, वो जानते हैं। हमारे पास में हमने बोला सॉरी, ये है हमारे पास में अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास में लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री का है, दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके जस्ट पीछे है हमारे पास में कौन सा, इसके जस्ट पीछे हमारे पास में 360 का, जिसको हम 180 डिग्री के साथ में, क्योंकि हम 2D पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके बगल में देख रहे हैं। ये हमारे पास में है वेस्टर्न साइड, ये हमारे पास में ईस्टर्न साइड, यही होगा। इसके बगल में 0 डिग्री के बगल से अगर हम देखें तो राइट साइड में हम चलेंगे तो ईस्टर्न साइड,
लेफ्ट साइड में चलेंगे तो वेस्टर्न साइड। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अर्थ का रोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अब सन है वो राइज करता है इन ईस्ट, ये भी आप जानते हो, ये एक फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है कि सन राइज करता है वो ईस्ट में करता है, ऐसा ही होता है ना। तो डेफिनेट है, ये पॉइंट डेफिनेट है कि अगर सन राइज करता है ईस्ट में तो डेफिनेट है सन यहां पे इस पॉइंट पे सबसे पहले राइज होगा, सबसे पहले राइज होगा यहां पे। ठीक है, सन राइज होगा वो इस जगह पे होगा। अभी फिलहाल के लिए आपको मानना है कि सन है वो तो कांस्टेंट है, तो राइज हुआ, हमने माना कि अर्थ कुछ इस जगह पे है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ऐसे चलेंगे। पहले पॉइंट पे राइज होगा अर्थ, जो सन है वो राइज हुआ फर्स्ट पॉइंट पे राइज हुआ। दूसरे पॉइंट पे अब मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हमने बोला अर्थ है वो तो रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। सन है वो एक जगह पे फिक्स है, सन की तो पोजीशन खिसक ही नहीं रही है, सन तो जहां है वहीं है, तो सन यहीं है। अर्थ है वो घूमने लग रही है, जैसे ही घूमेगी तो पहला पॉइंट जो सामने आया था, मान लो सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं अर्थ हूं, मैं पहला पॉइंट हूं, ठीक है। अब जैसे ही सन मेरे ऊपर आया, ठीक है, तो किसी टाइम पे मेरे ऊपर आया होगा, तो मतलब मैंने माना कि सनराइज हुआ है, अभी हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो अब मैं रोटेट कर रहा हूं, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो मैं आगे खिसकूंगा इस तरीके से, तो अब मेरे वाली जगह पे अब दूसरा पॉइंट आ गया, अब पॉइंट नंबर 2 आ गया। मान लो ये पॉइंट नंबर 2 है, पहला पॉइंट मैं था तो मैं तो आगे खिसक के चला गया, अब पॉइंट नंबर 2 आ गया, अब सनराइज यहां हो गया, अब मैं और थोड़ा सा आगे चला गया, तो अब सनराइज 3rd नंबर पे हो गया। पहले सनराइज 1 पे था, अब सनराइज 2 पे हो गया, अब सनराइज 3 पे हो गया, फिर सनराइज 4 पे होगा, फिर 5 पे होगा, इसी तरीके का होगा ना। पॉइंट क्लियर है। तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, लगातार चल रही है, तो वो इसी तरीके से तो चलती रहेगी। भाई आप ऐसा ही तो देखते हो, स्कूल बस जो मूव करती है, तो पहले एक स्टॉपेज पे जाएगी, उसके बाद दूसरे स्टॉपेज पे, फिर तीसरे स्टॉपेज पे, फिर चौथे स्टॉपेज पे, इस तरीके से चलती है। कुछ ऐसा ही काम यहाँ हो रहा है। अर्थ है पहले एक स्टॉपेज पे रुकी हुई थी, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। पॉइंट क्लियर है। और वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, फिर उसके बाद अगला नंबर फिर दोबारा से रिपीट होके यहीं आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थ जो रोटेट कर रही है ये किस तरीके से टाइम शो करेगी, ये कितने डिग्री रोटेशन करती है, ये कितनी डिग्री रोटेशन करती है। मैं आपके सामने कहूँ ये 1 डिग्री है, मान लो मेरे पास में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो आपके सामने है, मैं इसको इतना घुमा दूँ कि ये पीछे आ जाए, पीछे आएगा तो यहाँ आ जाएगा बैक साइड में। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये डस्टर है, अगर मैं इसको 180 डिग्री का रोटेशन दूंगा तो ये यहाँ आएगा, आपके सामने ये वाला पार्ट होगा, पहले मेरे सामने ये वाला पार्ट था, अब 180 डिग्री के रोटेशन पे इतना आएगा। अब मैं इसको वापस से 180 डिग्री और घुमा दूंगा तो आपके सामने अब ये आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। वैसा ही सेम काम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या कि ये मेरे पास अर्थ है, अगर 180 डिग्री घूमेगा तो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर 180 डिग्री और फर्दर घुमा दूंगा, 180 डिग्री और फर्दर, तो वो वापस यहां आएगा। मतलब अर्थ 360 डिग्री का रोटेशन कर रही है, 360 डिग्री का रोटेशन, और वो कर रही है 24 घंटे में। क्योंकि आप देखते हो सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे, वो अगले दिन सुबह के 6 बजेंगे तभी सेम टाइम पे आएगा। सनराइज होगा वो सुबह 6 बजे हो रहा है, तो वो अगले दिन सुबह 6 बजे ही होगा, मतलब बीच में 24 घंटे का गैप होगा। तो अर्थ उस टाइम में एक 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करके आई होगी। ठीक है, तो 360 डिग्री के रोटेशन पे 24 घंटे हुए। मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 24 घंटे में
वो 360 डिग्री का रोटेशन करती है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना रोटेशन करेगी, तो 360 डिग्री बाई 24। अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 1 घंटे में जो अर्थ का रोटेशन है वो 15 डिग्री का है। 1 घंटे में अर्थ का रोटेशन है वो 15 डिग्री का है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो अब मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट कर चुकी होगी। 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री एंड सो ऑन, क्योंकि टोटल 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करने हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर चुकी है। मैं चाहता हूं 1 मिनट में कैलकुलेट करूं या 1 डिग्री कितने में रोटेट करती है, क्योंकि मेरे पास में तो ऐसे ये है ना, ऐसे इस तरीके से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे ऐसे रोटेशन है। तो मैं 1 डिग्री पे फाइंड करना चाहता हूँ 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करती है। तो मैंने कहा 15 डिग्री 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 15 डिग्री 60 मिनट में, 1 डिग्री कितने में? तो 60 बाई 15 मिनट्स। तो हमारे पास हो गए 4 मिनट। मतलब मेरे को ये पता चल गया 4 मिनट में 1 डिग्री का रोटेशन होगा। 4 डिग्री में 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री का रोटेशन। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? 4 मिनट में 1 डिग्री का रोटेशन। तो ऐसे पूरे 360 डिग्री में 24 घंटे का रोटेशन होगा। पॉइंट क्लियर? या मैं ये कहूँ 24 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। कौन सी? 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट में तो हमारे पास में कितना? 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में 1 डिग्री। दोबारा से देख लीजिएगा, 360 डिग्री का रोटेशन 24 घंटे में। ठीक है, और अब 1 घंटे में दैट इज 15 डिग्री रोटेशन। ठीक है, 60 मिनट में, इसको हम कह सकते हैं 60 मिनट में रोटेशन 15 डिग्री का। 1 मिनट में रोटेशन तो वो हो जाएगा 15/60 दैट इज 1/4 डिग्री का। या मैं ये कहूँ इसको 4 मिनट बना देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 डिग्री का रोटेशन। ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यू को आप ध्यान रखोगे, आपको बहुत आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब इसके एक आध पॉइंट देखते हैं और समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर मेरे को अर्थ पे देखना है टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास में नॉर्थ से साउथ, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल प्राइम मेरिडियन कनेक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इधर जाओगे तो ये ईस्ट है, इधर जाओगे तो ये आपका वेस्ट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? समझना, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले सनराइज किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। सबसे पहले सनराइज इस पॉइंट पे हो रहा है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सुबह के 6 बजे हैं, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे सुबह के 6 बजे हैं इस पॉइंट पे, तो सनराइज यहाँ हो रहा है, सनराइज इस जगह पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 6 बजे यहाँ पे है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5 बजे होंगे, रात के 5 बजे होंगे ना, 5 बजे होंगे। यहाँ पे 4 बजे होंगे, यहाँ पे 3 बजे होंगे, यहाँ पे 2 बजे होंगे, 1 बजा होगा, कुछ इस तरीके का। देखो ध्यान से देखो, आप जब पीछे की तरफ जा रहे हो, पीछे की तरफ बैक साइड में जा रहे हो, तो टाइम घट रहा है, मतलब टाइम पीछे जा रहा है। यहाँ 6 बजे है तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन अब मैंने कहा ये आगे मूव कर गई, अर्थ मूव कर गई, मैं फिर यहाँ से दोबारा से बना रहा हूँ। अब इस जगह पे आ गया 2,
2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट है वो पीछे चला गया है, 1 नंबर पॉइंट है वो पीछे की तरफ चला गया है, तो वहां पे ऑब्वियस 7 बजे होंगे। 1 घंटे का गैप लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर है। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये पॉइंट नंबर लिखे हैं, और यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं, टाइम, क्योंकि यहां पे 6 बजे थे, यहां पे 6 बजे थे, 6 बजे थे तो सनराइज हो गया। तो ये वाला पॉइंट अब पीछे खिसक गया, 1 घंटा आगे चला गया, तो यहां पे 7 बज गए। अब इस लाइन पे आ गया 2 नंबर, तो अब यहां पे 6 बज गए, क्योंकि यहां पे सनराइज हो गया, सनराइज हो गया। इसके बाद यहां पे 5 बज गए, यहां पे 4 बज गए, यहां पे 3 बज गए, यहां 2 बज गए, एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर, समझ आ रही है बातें? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारे पास में यहां पे जब अर्थ ईस्टर्न साइड में जा रही है तो टाइम बढ़ता जा रहा है, आप वेस्ट में जा रहे हो तो घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें आपको सिंपल एक ही चीज याद रखनी है, वो ये, जब आप यहां पे इस 0 डिग्री से ईस्ट में जाओगे, ईस्ट में, तो आपको टाइम पॉजिटिव करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, बढ़ना है। जब आप वेस्ट में जाओगे तो यहां पे माइनस करना, डिक्रीज करना है, घटाना है टाइम। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आप यहां से 2 नंबर पे चले गए, 2 नंबर पे चले गए तो यहां पे 6 बजे, यहां पे 5 बजे, यहां पे 4 बजे, यहां पे 3 बजे, यहां पे 2 बजे। और ले लो एक एग्जांपल, अब मान लो 1 और 2 आगे निकल गए, घूमते घूमते आगे निकल गए, अब तीसरा पॉइंट आ गया यहां पे, तो अब की बार 1 घंटा आगे खिसक गए टाइम, तो यहां 8 बज गए, यहां पे 7 बज गए, यहां पे 6 बज गए। अब सनराइज यहां हो गया, अब सनराइज यहां हो गया है तो 6 बज गए। अब 4 नंबर वाला पॉइंट आएगा, यहां पे 5 नंबर वाला आएगा, यहां पे 6 नंबर वाला आएगा, फिर यहां पे 5 बजेंगे, 4 बजेंगे, 3 बजेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब ऐसा ही सेम काम यहां देखो, मान लो सपोज करो आप इस जगह पे खड़े हो, यहां खड़े हो आप, इसको दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो इसी में बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको क्लियर कर पाओ, अच्छे से क्लियर कर पाओ। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 4 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लो यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे 11 बजेंगे, यहाँ पे 10 बजेंगे, यहाँ पे 9 बजेंगे, ऐसा ही होगा ना। यहाँ 12 बजे तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9। जैसे ही 1 घंटे का रोटेशन होगा, आगे बढ़ेगा टाइम, तो ये एक पॉइंट कुछ इधर आ जाएगा, दूसरा पॉइंट इस पे आ जाएगा, तीसरा पॉइंट इस पे आ जाएगा, चौथा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 बजेगा, यहाँ पे 12 बजेंगे, यहाँ पे 11 बजेंगे, यहाँ पे 10 बजेंगे, कुछ ऐसा होगा। बोलो हाँ या ना? एक एक पॉइंट आगे खिसकता जा रहा है। मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूं आपको, वो ये कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, जब आप 0 डिग्री के ईस्ट में जा रहे हो, 0 डिग्री के ईस्ट में, 0 डिग्री के ईस्ट में, तो आपने टाइम ऐड कर दिया, टाइम आपने ऐड कर दिया। यहां 1 बज चुका है। जब आप वेस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में, ये 0 डिग्री का वेस्ट है, 0 डिग्री का वेस्ट, तो 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, 11 बज गए, वेस्ट में 11 बज गए, वेस्ट में 10 बज गए, और वेस्ट में 9 बजेंगे, और वेस्ट में 8 बजेंगे। पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो टाइम माइनस होगा, अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो टाइम प्लस होगा। पॉइंट क्लियर? एकदम क्लियर। यहां पे आपको सिंपल बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर टाइम प्लस और माइनस करना है तो आपको देखना है ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं, किसकी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर?
ऐसे हमारे पास में इंडिया में भी कुछ ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। इंडिया में कुछ ऐसा ही डिफरेंस हम देखते हैं और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है। सनराइज क्यों? क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न पार्ट में आता है, सबसे ईस्टर्न पार्ट। पूरा मैप नहीं बनाया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये ईस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे सनराइज होगा, यहाँ पे सनराइज होगा। मान लो ये 97 डिग्री का है, 97 डिग्री ईस्ट है, तो सनराइज सबसे पहले यहाँ होगा। और जब सनराइज सबसे पहले यहाँ होगा तो यहाँ तक आते आते, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो सॉरी 68 डिग्री के आसपास है, तो यहां तक आते आते इसके बीच में जो गैप है वो गैप है करीब 30 डिग्री का, अप्रोक्स 30 डिग्री का गैप है, अप्रोक्स 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमने पढ़ा 15 डिग्री के गैप पे 1 घंटे का गैप आ जाता है। 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री का रोटेशन लेती है, तो यहाँ पे करीब 2 घंटे का गैप अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पे सनराइज हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 6 बज गए तो यहाँ पे तो 4 ही बजे है, यहाँ पे तो 4 ही बजे अभी। तो क्या ये कभी टाइम मैच कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम की मैचिंग के लिए हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम लेना होगा जो इसको बीचों बीच बराबर से कट करे, जिसकी रेफरेंस में हम इसकी रेफरेंस में टाइम डिसाइड कर पाए। इसीलिए हमने बनाया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट में 82.5 डिग्री पे हमने एक लाइन बनाई, और वो लाइन ऐसी है जो दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ से बराबर, इधर भी इतना, इधर भी इतना। इसकी रेस्पेक्ट में हमने टाइम डिसाइड कर दिया। तो इसकी रेस्पेक्ट में जब हम टाइम डिसाइड करेंगे तो यहाँ 5 बजेंगे, यहाँ भी 5 बजेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर बनाना पड़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, एक लाइन ड्रॉ की, उसकी रेस्पेक्ट में हम टाइम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन करके फिर उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखेंगे हम कैसे इसके टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको डिस्कशन के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे ये टाइम प्लस और माइनस हो रहा है और इसमें कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्या है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।